दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। जब से इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई है, नरेंद्र मोदी बेहद परेशान और खौफजदा दिख रहे हैं। जैसे ही पटना में 23 जून को बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने एनडीए को दुरुस्त किया और 18 जुलाई को जब बेंगलोर में इंडिया अलायंस का गठन हुआ, तो उसी समय जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी के सरपरस्ती में एनडीए 38 राजनीतिक दलों के साथ एकजुट था। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें तब और ज़्यादा बढ़ गई नरेंद्र मोदी की, जब इस विपक्षी एकजुटता ने अपना नाम इंडिया रखा, इंडिया अलायंस। और उसके बाद तो जैसे नरेंद्र मोदी को बिच्छू ने ही डंक मार दिया है। वो लगातार इंडिया पर अटैक कर रहे हैं। कभी उन्होंने इस इंडिया पर इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी या पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों से उसे जोड़ने की कोशिश की। जब उसका जवाब राहुल गांधी की तरफ से आया, जब उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया, तो भी तिलमिला उठे। और आज उन्होंने तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र जो उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने पूरा राजनीतिक एजेंडा सामने रखा। नरेंद्र मोदी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर दी, भारत छोड़ो आंदोलन की। हालांकि उसमें उनका और उनके पुरखों का कोई इतिहास नहीं है। ये वो लोग हैं, इनकी वो विरासत है कि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने नाखून तक नहीं कटवाए। बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसमें तमाम आरएसएस के लोग और खुद बीडी सावरकर पेंशनधारी थे अंग्रेज़ों के, यानी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज है, उसके खिलाफ वो अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। ये उनका इतिहास है। जब इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चल रही थी, उस समय पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए हुए थे, उस सरकार में शामिल थे। और 1940 में ही मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी को अपनाते हुए पाकिस्तान की डिमांड कर चुकी है। यानी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार जो थी बंगाल में, वो जानती थी कि मुस्लिम लीग की योजना पाकिस्तान की है, तो हिंदू महासभा के भी मंसूबे कुछ और थे। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से क्विट इंडिया और उसके साथ कुछ मुद्दों को रखा जो विपक्ष को घेरने के लिए थे, उन्होंने कहा कि परवारवाद क्विट इंडिया, एपीचमेंट क्विट इंडिया। दरअसल क्विट इंडिया में जो इंडिया शब्द है, उससे नरेंद्र मोदी मुश्किल में है। जबकि सच्चाई ये है कि वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि उन्होंने ही भारत छोड़ने के लिए बहुत सारे अपने गुजराती भाइयों को, और उसमें मोदी भी शामिल हैं, राहुल गांधी पर तो मानहानि का मुकदमा भी चल रहा है, नीरव मोदी क्विट इंडिया, ललित मोदी क्विट इंडिया, मेहुल भाई क्विट इंडिया, ये सारे के सारे लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के चंपत हो गए। और नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। और जिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा किया था इस देश के लोगों के साथ कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे, इस देश में महिलाओं का सम्मान होगा, माने वो निर्भया केस को ध्यान में रख करके। और आज जो मणिपुर में हो रहा है, वो देश के सामने ही नहीं है, बल्कि दुनिया भी उसको लेकर के आलोचना कर रही है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, विदेशों से अगर कालाधन वापस आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाएगा, लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी। आप याद कीजिए, एक बाबा उस समय था, आज भी है, लेकिन आजकल वो बाबा से ज़्यादा वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है, उद्योगपति बन गया है। और वो कह रहा था कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। मोदी जी आएंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, माने डॉलर का जो डॉलर के बदले जो रुपए का रेट है
वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है, डॉलर 82 रुपए का है। दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी ने एक बात को और कहा था। उन्होंने जो दिल्ली में आयोजन हुआ भारत मंडपम नाम से, जिसे आगे चल करके एक बड़े आयोजन में G20 में उपयोग करना है, उस जगह पर तमाम बैंकर्स को, तमाम उद्योगपति घराने के लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक नई गारंटी दी। उन्होंने कहा कि हम 2014 में जब आए थे तो 10वीं अर्थव्यवस्था थे, और जब तीसरे टर्म में आएंगे तो इस देश को दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, क्या ये सब नरेंद्र मोदी का करिश्मा है? क्या सच में ऐसा हुआ है? और नरेंद्र मोदी रहेंगे तो ये होगा? जरा इसकी पड़ताल करना जरूरी है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी वो गेम खेल रहे हैं, परसेप्शन का गेम, और खास करके जब वो बैंकर्स के सामने हैं, वो इंडस्ट्री के तमाम लोगों के सामने हैं, कारपोरेट घरानों के सामने हैं, तो वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं कि आना तो हमको ही है, तो जो चंदा वंदा है वो इधर ही सरकाई है, क्योंकि कारपोरेट का चंदा वो आधे से ज़्यादा बीजेपी को जाता है और बहुत थोड़ा कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, इन लोगों को जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल वार नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर, तो वो देश को संबोधित नहीं कर रहे थे, असल में वो था और देश के लोगों के लिए, क्योंकि देश के लोग तो इस इकोनॉमी को नहीं समझते हैं। अब इसमें जो छिपे हुए आंकड़े हैं, जो बाजीगरी है और उसकी सच्चाई है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक सच तो ये है कि भारत 2007 में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और उस समय सरकार किसकी थी? यूपीए गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह, जो खुद भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये बात सही है कि 2014 तक आते आते भारत 10वीं अर्थव्यवस्था हो गया था। तो वैश्विक मंदी से लेकर के बहुत सारी घटनाक्रम हुए थे। अब ये होता क्या है, अगर जीडीपी का सवाल है तो उसमें ये आंकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन कुल जो इकोनॉमी है अगर आप उसको देखेंगे तो जहां भारत की कुल इकोनॉमी 2004 में, माने जब अटल बिहारी वाजपेयी के उस शाइनिंग इंडिया के बाद सत्ता यूपीए के हाथ में आई थी, उस समय 0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। और जब नरेंद्र मोदी आते हैं, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की है, $2 ट्रिलियन की, यानी 10 साल में 2.5 गुना भारत की इकोनॉमी बढ़ती है। जबकि आज की तारीख में जो इकोनॉमी है वो $3.75 ट्रिलियन की है। आप याद कीजिए, पिछले दिनों मोदी जी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन बढ़ी कितनी? केवल $1.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ी, दोगुनी भी नहीं हुई इन 9 सालों में। जबकि यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान वो 2.5 गुना बढ़ी थी। लेकिन इसके दूसरे पहलू क्या हैं? दूसरा पहलू ये है कि इस देश की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, जो असली इकोनॉमी का संकेतक होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम क्या है, भारत का जो करेंसी है, रुपए की कीमत क्या है, उस हिसाब से भारत की स्थिति बेहद कमज़ोर है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में, यानी जब हम तीसरी बार आएंगे तो भारत दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी आए या कोई और आए, देश की इकोनॉमी तो तीसरे नंबर पर पहुंचनी ही है। वो ठीक वैसे ही सच है जैसे कल सुबह सूरज निकलेगा, क्योंकि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है अगर 5% के ऊपर है तो ऑब्वियस है उसमें 2030 तक इकोनॉमी तीसरे नंबर पर पहुंच ही जानी है। एक और आंकड़ा में तो इस समय
जो डॉलर की कीमत है वो 82 रुपया है। और मोदी जी को याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह के समय डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, रुपए की कीमत गिर रही थी, तो मोदी जी ने कहा था कि ऐसे नहीं रुपए की कीमत गिरती है, ऐसे नहीं करेंसी गिरती है। करेंसी अगर भारत की गिर रही है तो उसका मतलब है भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। और पिछले महीनों से जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपए करेंसी भारत की गिरी है, उससे देश की प्रतिष्ठा नहीं गिरी। अब उनकी वित्त मंत्री दूसरे तर्क देने लगती है। सच्चाई तो यह है कि डॉलर की कीमत अगर आज 60 रुपया हो जाए तो ऐसे ही साधारण तरीके से भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% के ऊपर है। दोस्तों, इसके अलावा भारत में आज बिलियनियर की तादाद बहुत बढ़ी है। और आप उस आपदा को याद कीजिए, उस पैंडेमिक को याद कीजिए, कोरोना काल में, जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। उस समय भी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 34.3% इंडस्ट्री की ग्रोथ, जिसको आंकड़े में अगर देखें तो CAGR कहा जाता है। वो CAGR जो 34.3% है, यानी जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी ये ग्रोथ है। लेकिन दूसरी तरफ उस समय ये सारी कंपनियां मजदूरों की छटनी कर रही पैंडेमिक के नाम पर। रोजगार बहुत घट गया, लोगों को जानवरों की तरह हाँक दिया गया शहरों से गांवों की तरफ। बेरोजगारी चरम पर है आज की तारीख में। जो अर्बन बेरोजगारी की दर है वो 10% के ऊपर है, तो ग्रामीण बेरोजगारी की दर का क्या हाल होगा जब लोग शहरों और महानगरों से लौट करके अपने घर चले आए। रोजगार का सृजन बेहद कम हो गया। जो एक दौर था 2014 के पहले, अगर आप देखें तो तकरीबन 75 लाख रोजगार प्रतिवर्ष सृजित होता था। यही चल करके आगे 29 लाख रोजगार रह गया सालाना पैंडेमिक के समय। और पैंडेमिक के बाद तो ये कितना कम हुआ, इसको हम लोग समझ सकते हैं। आज की तारीख में वो 29 लाख सालाना रोजगार भी नहीं है। लोग भटक रहे हैं, लोग बहुत छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, और लोगों को लाइन में लगा दिया 5 किलो राशन के। और यहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि साहब देश बड़ा तरक्की कर रहा है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अरे इस अर्थव्यवस्था को वो गरीब आदमी, वो मजदूर, वो क्या चाटेगा, क्या करेगा उन आंकड़ों का। आज 200 रुपए किलो टमाटर और 250 रुपए किलो अदरक बिक रहा है। जब इस देश के लोगों को टमाटर खाने को नहीं मिल सकता है, जब वो साग सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो इन आंकड़ों को क्या करेंगे, उसका मुरब्बा बनाएंगे क्या। मोदी जी जो कर रहे हैं उस डर से कि कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए, तो जो झूठ उन्होंने 2014 में परोसा था, जिसको बाद में जुमला कह दिया गया था कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे। अभी उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं। अरे मोदी जी ने गारंटी तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ जब मध्य प्रदेश में दी थी कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी के लोगों ने। और एक सप्ताह भी नहीं बीता कि अजीत दादा, जिनको देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग, वो अजीत दादा तो डिप्टी सीएम हो गए। तो ये जो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वो दरअसल भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ लेते। क्विट इंडिया करिए लेकिन बीजेपी में आ जाइए, कहीं उनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, कहीं उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये करिश्मा है नरेंद्र मोदी का। और वो नरेंद्र मोदी और उनके भक्त मंडली, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस देश को तबाही के मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया। खुद दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जॉबलेस ग्रोथ की। ये ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन
रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। भारत के तमाम इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं कि जब जीडीपी की ग्रोथ दर 8% से ऊपर थी तो भारत में रोजगार सृजित हो रहा था, लेकिन आज वो 5% आ गया है, 5 पॉइंट समथिंग %। इस वजह से वो रोजगार भी सृजित नहीं हो रहा है, और रोजगार सृजित नहीं हो रहा है तो विपक्ष एकजुट हो गया है। इस देश में जो भुखमरी है उसके खिलाफ, जो नफरत है, जो हिंसा है, उसके खिलाफ मोदी जी ने कहा एपीचमेंट क्विट इंडिया, लेकिन ये नहीं कहा कि सांप्रदायिकता क्विट इंडिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नफरत और हिंसा क्विट इंडिया। एक व्यक्ति है जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके इस देश को जोड़ने का प्रयास करता है, वो राहुल गांधी, जिसने अपने साहस और अपने सौहार्द के साथ उन तमाम करोड़ों लोगों से मुलाकातें की। वो कहानियों और किस्सों में राहुल गांधी आ गए हैं, लोगों की जबान पर हैं। तो वो इस देश को जोड़ रहा है, लोगों की नफरत, लोगों के डर को निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एपीचमेंट क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, ये जो राग अलापते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बेहतरीन अभिनेता है, और वो जो करिश्मा करते हैं बोलने में, सच्चाई ये है कि इन 8-9 साल में ये परिवर्तन हुआ कि लोग नरेंद्र मोदी को देखते ही अपना टेलीविज़न चैनल बदल लेते हैं, और मोदी जी जब कोई गारंटी दे रहे होते हैं तो लोग पिच से हंस देते हैं। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति के मोहभंग का दौर है, भक्तों का मोहभंग होने लगा है। हाँ, बहुत सारे अभी हैं जो उस पूरे थेतरई के साथ जमे हुए हैं, उनके लिए पेट्रोल चाहे 500 लीटर ही क्यों ना बिकता हो, लेकिन चाहिए तो मोदी ही। अब वो जो नारा है ना कि आएगा तो मोदी ही, मैं उसको उस ढंग से नहीं कहता। मैं कहता हूं कि उन भक्तों को चाहिए तो मोदी ही। तो भक्तों को चाहिए, इस देश को नहीं चाहिए। वे नरेंद्र मोदी जो इस समय इस इंडिया अलायंस से डरे हुए, क्योंकि उसमें जो 26 राजनीतिक दल हैं उनके पास 11 राज्यों में सरकारें हैं, 62% वोट है। और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की आज 15 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी अपनी सरकार है, अपने तय उन्होंने उसको अर्जित किया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और असम। इसके अलावा 5 राज्यों में उन्होंने सरकारों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई है, विपक्षी सरकारों को उनको खरीद करके, उनको डरा करके। और ईडी का तो आज आया ही है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद संजय मिश्रा साहब वही इकलौते हैं जो इस देश में ईडी को चला सकते हैं। सितंबर तक उनका कार्यकाल बढ़ गया है। अब इस बीच में देखिए कि क्या क्या होता है। तो 5 सरकारों को हड़प लिया गया। 6 सरकारें बीजेपी की ऐसी हैं जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, जो गठबंधन की सरकारें हैं। केवल 37% वोट लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। 63% लोग आज भी भारत में उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और ये जो 26 दल हैं वो 62% वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे में जब इस विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो नरेंद्र मोदी यहाँ छोड़ करके, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही आरोप लगाया नरेंद्र मोदी पर कि वो पार्लियामेंट को, जो लोगों की अपनी पंचायत है, उस संसद को छोड़ करके वो राजस्थान में जाकर के क्विट इंडिया बोल रहे हैं। शायद उनके जेहन में वो इंडिया शब्द गूंज रहा है इस समय, जो अलायंस है। तो पार्लियामेंट में जवाब नहीं देंगे। कहीं उस अविश्वास प्रस्ताव के समय ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस पार्टी से लोग बीजेपी में गए हैं उनकी आत्मा जाग जाए। हालांकि इसकी उम्मीद लगभग 0 है। आज बिहार में एक वहां के पैनलिस्ट ने, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था, उसने ट्वीट किया है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं बिहार में कि जो नरेंद्र मोदी मणिपुर की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, उस पार्टी में मैं नहीं रह सकता। बीरेंद्र सिंह को उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का उत्तरदायी माना है, और ये दुनिया जानती है कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम
आएंगे तीसरी बार और दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर की औरतों को नंगा करके उनके साथ गैंगरेप होंगे, उस बिना पर क्या हमको तीसरी इकोनॉमी स्वीकार है? एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती रहेगी और आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी का पूरा वो जुमला लेकर के चाटेंगे क्या? उसी मध्य प्रदेश में एक दलित को मल खिलाया जाता है। औरतों के साथ कितना अभद्रता हो रही, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ तो वो उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात होते हुए और मणिपुर तक चर्चें जला दी गई। मुसलमानों की इतनी लिंचिंग होती है, वो नफरत जहां इस समाज में केवल विभाजन और विभाजन रह गया है। उस देश में नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता के जाने का डर इतना है कि उन्हें वो इंडिया अलायंस सपने में भी परेशान करता है। इसलिए कभी इंडिया ईस्ट इंडिया, कभी इंडिया क्विट इंडिया। मोदी जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सच का सामना करना होगा, जवाब देना होगा कि आपने इन 9 साल में किया क्या है। आपकी गारंटी को लोग किस तरह से लेंगे वो जानते हैं कि आपने अजीत पवार के लिए गारंटी दी थी कि वो जेल जाएंगे और वो डिप्टी सीएम है। बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु तक, उत्तर प्रदेश में वो तमाम, अभी ओम प्रकाश राजभर वो पहुंच गए हैं, वो परिवार नहीं हैं। धूमल साहब के बेटे वो परिवार में नहीं आते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे वो परिवार में नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश जहां पर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, राजस्थान में, उस राजस्थान के हालात भी कर्नाटक की तरह हैं। और जिस तरह से कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के अपने बजरंगबली और बजरंग दल के साथ जोड़ने के बाद भी वो चुनाव हारे, यही हश्र कुछ राजस्थान में होते हुए दिख रहा है। क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे मजबूत लीडर हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, और नरेंद्र मोदी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी क्षत्रप को नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त नहीं किया, और बिना वसुंधरा राजे के वो राजस्थान में चुनाव जीत नहीं सकते। अशोक गहलोत की बेहतरीन परियोजनाएं, सचिन पायलट जैसा मजबूत यंग लीडर, और अभी उनके बीच ठीक ठाक संबंध हैं। जो पिछले दिनों कड़वाहट थी और ऐसा लग रहा था कि सचिन चले जाएंगे, ऐसे में नरेंद्र मोदी को वो इंडिया सताएगा ही। और जब इंडिया सता रहा है तो जाहिर तौर पर इस देश का अवाम उस विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है, और उस अवाम के, उस जनमानस के, उस मतदाताओं के वो कानों में इस इंडिया के खिलाफ एक नैरेशन पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वो लगता नहीं कि कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 1100 का सिलेंडर, 100 रुपये का पेट्रोल, 200 रुपये केजी का टमाटर, 250 रुपये केजी की अदरक, और घर में बीमार माँ, शिक्षा से दूर बच्चे, और वो बेरोजगार बैठा हुआ वो नौजवान जो चौराहे पर है, वो मोदी जी को माफ़ नहीं करेगा, उन जुमलों के लिए माफ़ नहीं करेगा। और इसीलिए मोदी जी चाहे क्विट इंडिया अपीचमेंट बोले या ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, ये जो 26 दलों का गठजोड़ है और 62% मतदाताओं का जो विश्वास है, वो भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी पर। और इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव भी बहुत भारी पड़ने वाला है। और सबसे मुश्किल तो पड़ेगा मई में, जब लोगों का अविश्वास आएगा। वो नोटिस नहीं देते लोग मोहर लगाते हैं। जब वो मोहर लगाएंगे तब मोदी जी को समझ में आएगा कि असल में इस देश के मतदाताओं का अविश्वास क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।